वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटी चैनल। सो एवरीबडी, आज के करंट अफेयर में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला है, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। डेट याद रखना आपको। ब्रेल के महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि नेत्रहीन और आंशिक दृष्टि वाले लोगों के लिए संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। इस दिन की शुरुआत पहली बार 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है। जनवरी को ब्रेल साक्षरता माह के रूप में मनाया जाता है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। ब्रेल प्रणाली का आविष्कार करने वाले फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। मस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है, वेद प्रकाश नंदा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, प्राथमिक क्षेत्र क्या था? अंतर्राष्ट्रीय कानून। इनका भी निधन हो गया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 20 मार्च 2008 को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले वेद प्रकाश नंदा का 1 जनवरी 2024 को निधन हो गया। यह कोलोराडो के डेनवर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे, जो दर्शाता है कि उनकी प्राथमिक अकादमी विशेषज्ञता अंतर्राष्ट्रीय कानून में थी। इस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को डेनवर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय और तुलनात्मक कानून के लिए वेद नंदा केंद्र की स्थापना के माध्यम से मान्यता दी गई, जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून में उनके गहन प्रभाव और विशेषज्ञता पर जोर देता है। ये भी आप इंफॉर्मेशन याद रखना। थर्ड नंबर है, अडोरा मैजिक सिटी। अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? चाइना। ओके, आप चित्र में देख सकते हैं। चीन ने जनवरी 2024 में अपनी पहली वाणिज्यिक यात्रा पर संघाई बंदरगाह में अपना पहला घरेलू क्रूज जहाज एडोरा मैजिक सिटी लॉन्च किया है। माहजोंग रूम और हॉटपॉट रेस्तरां जैसी सुविधाओं के साथ 16 डेक लग्जरी जहाज चीन के बढ़ते घरेलू पर्यटन बाजार को लक्षित करता है, क्योंकि स्वदेशी विनिर्माण में राष्ट्रीय गौरव बढ़ता है। इसकी सफलता को चीन की जहाज निर्माण क्षमता और विदेशी क्रूज जहाज़ों की टक्कर देने के प्रयास के प्रदर्शन को रूप में देखा जाता है। 4 नंबर है, मोहम्मद यूनुस जिन्हें 2006 में अग्रणी माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के लिए नोबल शांति पुरस्कार मिला था और हाल ही में खबरों में रहा, किस देश से हैं? बांग्लादेश। चित्र में आप देख सकते हैं इनको। अग्रणी माइक्रो फाइनेंस सेवाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन में योगदान के लिए बांग्लादेशी अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक के साथ 2006 का नोबल शांति पुरस्कार मिला। पारंपरिक बैंकिंग तक पहुंच से वंचित उद्यमियों को छोटे ऋण प्रदान करके उनके माइक्रो क्रेडिट मॉडल ने लाखों लोगों को सहायता प्रदान की। हाल ही में ग्रामीण टेलीकॉम द्वारा श्रम कानून के कथित उल्लंघन को लेकर यूनुस को बांग्लादेश में कानून के परेशानियों का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने इसे पहले सरकारी नीतियों के उनके विरोध के लिए राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है? प्रिवाल। मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के डॉक्टरों ने स्वदेशी रूप से प्रिवाल विकसित किया है, जो भारत में पहली कीमोथेरेपी दवा है जो कि सिरप फार्मूलेशंस के रूप में उपलब्ध है। यह पहले विकासशील देशों के तरल रूप में उपलब्ध नहीं थी। प्रिवाल गोलियों की तुलना में बाल चिकित्सा खुराक में लचीलेपन, स्वादिष्टता और सहनशीलता जैसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटता है। ओके, ये तो हो गए वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि आप बिल्कुल इसको 1-2 बार रिवीजन करना। आइए कुछ बातों को विस्तृत रूप से जानते हैं। पहला टॉपिक है, पाकिस्तान J-31 चीनी स्टेल्थ लड़ाकू विमान की खरीद करेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान J-31, ये नाम याद रखना, J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान हासिल करने के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है, जो कि अमेरिकी निर्मित F-35 और F-22 के समान है। अगर उन्हें हासिल कर लिया जाता है तो ये नए लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बेड़े के पुराना जो F-16 था उसका जगह ले सकता है। आप यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि जो चाइना है
वो कहीं न कहीं चाहता है कि जो उसके ग्रुप के, उसके बातों पे चलने वाले, उसके अनुसार चलने वाले जो स्ट्रेटेजी को बनाकर चलते हैं, कहीं न कहीं चाइना पे डिपेंडेंट रहें, ओके? पाकिस्तान वायुसेना पहले से ही चीन निर्मित JF-17 थंडर फाइटर जेट का संचालन करती है, जो कि संयुक्त रूप से पाकिस्तान में निर्मित है। इसने भारत की 36 फ्रांसीसी राफेल जेट की खरीद का मुकाबला करने के लिए 2022 में 25 J-10C जोरदार ड्रैगन विमान भी हासिल किया है। बात कर लेते हैं J-31 विमान का। J-31 जो है अभी भी चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है। अभी तक चीन वायुसेना में शामिल नहीं किया गया है। इसे संभवतः विमान वाहक पर नौसैनिक अभियानों के लिए एक छोटे स्टेल्थ लड़ाकू विमान के रूप में डिजाइन किया गया है, ओके? क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता पर प्रभाव की बात करें तो उन्नत J-31 स्टील्थ लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने से पाकिस्तान को भविष्य में अमेरिकी सैन्य सहायता पर अनिश्चितता की भरपाई करने में मदद मिल सकती है। यह भारत की तुलना में संख्यात्मक ताकत में भारी बदलाव न करने के बावजूद जो पाक आर्मी है क्षमता को गुणात्मक रूप से बढ़ा पाएगा, और भारत चौथी और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साथ अपने हवाई बेड़े को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। अन्य चीनी जेट विमान के साथ J-31 की खरीद अमेरिकी आपूर्ति पर निर्भरता कम करके पाकिस्तान की दीर्घकालिक वायु शक्ति की खोज का संकेत देता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, और कौन सी विमान है J-31 ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है कोची लक्षद्वीप समूह जलमग्न ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। सो क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप समूह के लिए 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास पहल के साथ एक जलमग्न फाइबर फाइबर ऑप्टिकल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया है। लक्षद्वीप को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का यह पहल है। कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस परियोजना लक्षद्वीप द्वीपों को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने का यह पहला समुद्री केबल लिंक है। 1868 किलोमीटर का केबल नेटवर्क 1072 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। यह द्वीप के निवासियों को 100 गुना तेज इंटरनेट प्रदान करेगा, जिससे वर्षों की बैंडविड्थ बाधा समाप्त हो जाएगी। अब परिवर्तनकारी प्रभाव की बात करें तो विश्वसनीय उच्च क्षमता वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी द्वीप की अर्थव्यवस्था और उसके लोगों के लिए नए अवसरों को खोलेगा। यह निम्नलिखित के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ई गवर्नेंस क्षमता, जो कि बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करा पाएगा। स्वास्थ्य सेवा में पहुंच, टेलीमेडिसिन और आपातकालीन देखभाल। टेलीमेडिसिन इन द सेंस कि आप डॉक्टर से जो पेशेंट होता है वो ऑनलाइन किसी पोर्टल के थ्रू, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें जूम हो गया, कोई भी ऐसा पोर्टल हो गया, डॉक्टर से वो कंसल्ट करता है पेशेंट ऑनलाइन, बिना डॉक्टर के केबिन में या डॉक्टर के क्लिनिक के पास जाए वगैरह, ओके? शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण मंच उपलब्ध कराएगा। वाणिज्य, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग और ट्रेडिंग। पर्यटन विकास, निवेश और आजीविका को बढ़ावा देगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आंसर राइटिंग के साथ भी ये कंटेंट आपको याद रखते चलना है। अगर हम कार्यान्वयन पद्धति की बात करें तो यूनिवर्सल सर्विसेज एप्लीकेशंस फंड द्वारा वित्तपोषित सार्वजनिक क्षेत्र के BSNL ने प्रौद्योगिकी बहुराष्ट्रीय NEC कॉरपोरेशंस को खुली बोली के माध्यम से इस परियोजना को क्रियान्वित किया। नेक्स्ट टॉपिक है भारत म्यांमार में सीमा पार करने की अनुमति देने वाली मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करेगा। भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम, जिसको कि FMR के नाम जानते हैं, को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो कि भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाले लोगों को एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। छिद्रपूर्ण सीमा को पूरी तरह से सील करने के लिए उन्नत बाड़ लगाई जाएगी। ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या है? फ्री मूवमेंट रिजीम 2018 में लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है वनडे एग्जाम के तहत। दोनों पक्षों में रहने वाली जनजातियों को वार्षिक सीमा पास के आधार पर बिना वीज़ा के सीमा पार 16 किलोमीटर यात्रा करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है, जो कि अब इसको एंड किया जा रहा है। फ्री मूवमेंट रिजीम जो है प्रावधानों का दुरुपयोग किस हिसाब से हो रहा था? विद्रोहियों समूहों ने हमलों को अंजाम देने और सीमा पार कर गिरफ्तारी से बचने के लिए नियमों के ढील का फायदा उठाया। छिद्रपूर्ण प्रवृत्ति के अनियंत्रित
आप्रवासन, नशीले पदार्थों, सोने की तस्करी को भी सक्षम बनाया। सीमा की सुरक्षा की बात करें तो 1600 किमी लंबी भारत म्यांमार सीमा 4 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। वर्तमान में बमुश्किल 10 किमी गैर पर्वतीय खंडों पर बाड़ लगाई गई है, लेकिन अब उन्नत निगरानी प्रणाली का उपयोग करके पूरे हिस्से को 4.5 वर्षों में सील कर दिया जाएगा। यह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के माध्यम से अनियमित सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए हाल ही के कदमों का विस्तार करता है। हालांकि यह समाप्ति भू राजनीतिक वास्तविकताओं के हस्तक्षेप से पहले सदियों से प्रचलित सामुदायिक आदान प्रदान को कम करती है। नेक्स्ट है भारत ने अर्थशास्त्री अरविंद पनघड़िया हैं, जो कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे, के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। हालांकि एवरीबॉडी, मैं यहाँ पे जो 16 फाइनेंस कमीशंस का गठन करने की बात कही जा रही है, जो किया गया है अरविंद पनघड़िया के अध्यक्षता में, मैं इसका एक बिल्कुल डिटेल्ड फुल वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ पे हम शॉर्ट में जान लेते हैं, ठीक है। सो भारत सरकार ने 2026 से 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण की समीक्षा करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। डॉक्टर अरविंद पनघड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि इसका नेतृत्व करेंगे। संवैधानिक आदेश की बात करें तो संविधान के अनुसार आर्टिकल 280(1) के तहत वित्त आयोग का गठन हर 5 साल के लिए किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णय का काम करता है वित्त आयोग। राज्यों को केंद्रीय अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत बनाने पे काम करता है। स्थानीय सरकारी संस्थानों को बढ़ाने और उपायों को सिफारिश करने का काम करता है। 16वां जो आयोग जनवरी 2023 के अधिसूचना द्वारा बनाया गया था, कोलंबिया विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर पनघड़िया के अध्यक्ष इसके हैं, और अध्यक्ष के साथ साथ 4 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 सदस्यों में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या उनके समकक्ष कोई वैसे व्यक्ति हों। फोकस क्षेत्र की बात करें तो आयोग के संदर्भ की शर्तों को मुख्य पहलुओं कुछ इस प्रकार शामिल हैं। केंद्र और राज्यों के बीच जो कर हस्तांतरण है, ये काम करता है। सहायता अनुदान संवितरण मापदंड पे काम करता है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए धन का बढ़ाना घटाना, इस पे बात करता है। 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम की वित्त पोषण की समीक्षा करना। यह पैनल 2026 से 31 राजकोषीय वितरण और अनुदान वास्तुकला का सुझाव देगा। सिफारिशें अक्टूबर 2025 तक जारी की जाएंगी। ओके, सो एवरीबॉडी, इसके बारे में हमने बात कर लिया। अभी हमने वन लाइनर में बात किया था विश्व ब्रेल दिवस का, एक थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। जो 4 जनवरी है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहला ब्रेल दिवस है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाने का कारण यह है कि इस दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते हैं, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई न कोई दृष्टि विकार है। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। लुईस ब्रेल के बारे में जानते हैं। लुईस ब्रेल का जो जन्म है वह 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुपवरे में हुआ था। उन्हें दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। बचपन में एक दुर्घटना के कारण लुईस ब्रेल ने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी। सो एवरीबॉडी, आज का टोटल जो सेगमेंट था, अगर आपको एग्जाम के रिलेटेड लगता है तो प्लीज़ आप इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।